ओके, केमिकल बॉन्डिंग में सेकेंडरी बॉन्ड्स देख रहे थे। सेकेंडरी बॉन्ड्स में पहले 4 देखकर हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डाइपोल डाइपोल, फिर देखा आयन डाइपोल, फिर देखा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये 4 होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ। ठीक है, तो फिफ्थ हेडिंग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो भाई, जिस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं रहेगा, डाइपोल डाइपोल नहीं है, आयन डाइपोल नहीं है, ठीक है, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कुछ भी नहीं है, उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? वैन डर वाल्स। तो दुनिया के हर मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सी इवन वी आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे अंदर भी कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? पहले वैन डर वाल्स। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे, बट मेन वैन डर वाल्स तो है ही, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या फिर बेंच वॉल्स, सबके अंदर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? वैन डर वाल्स। गैसेज वैन डर वाल्स। हीलियम जो कि मतलब इनर्ट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, उसके अंदर फिर भी क्या रहेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दुनिया के हर मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स रहता है। HCl हैज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल के साथ उसके पास दूसरा कौन सा रहेगा? वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हर मॉलिक्यूल में रहता ही है। ठीक है, ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। देयर इज अ मॉलिक्यूल विथ there is a molecule with 1 proton and 1 electron। ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का कौन सा मॉलिक्यूल है अपने पास? हाइड्रोजन। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, बट जनरली हम लोग सिर्फ 4 मॉलिक्यूल नहीं, मतलब एटम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे 4 सिंगल एटम्स अपने पास रहते हैं क्या कभी? नहीं, बहुत सारे रहते हैं, क्रोर्स ऑफ रहता है, बराबर। उसमें से हम लोगों ने 4 सिलेक्ट किए। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इज देयर एनी चांस दैट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल अलाइन इन सेम डायरेक्शन एट सम पॉइंट इन स्पेस? ना, हो सकता है एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन एरिया में। ये 4 ही नहीं है, वैसे क्रोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्रोर्स में से 4 तो अलाइन हो सकते हैं ना भाई। तो कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे 4 मॉलिक्यूल किधर तो है स्पेस में, जिसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ये बहुत टाइम तक अलाइन रहने वाले हैं क्या? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेशनरी है क्या? नहीं, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, बराबर। तो थोड़ी देर के बाद ये वापस चेंज हो जाएगा, बट उस सर्टेन टाइम पे ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड थे। अब देखो भाई, अपना हमेशा वाला, इस प्रोटॉन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन है, बट इनको खुद के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है क्या? इनको किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है? बाजू वाले के। तो ये बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, ये वाला इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया ना, प्लस साइड एक साइड, माइनस चार्ज एक साइड। अब वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी और प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये प्रोटॉन किसी और के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये बहुत टाइम तक रहेगा या एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहने वाला है? समझ में आ रहा है? नैनो सेकंड्स, एक्चुअली फ्रैक्शन भी बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बट ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एकदम कम टाइम के लिए रहेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत वीक है? बहुत वीक है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैन डर वाल्स फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और वीकेस्ट फोर्स? सबसे वीक है। समझ में आ रहा है? एंड ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, या फ्रैक्शन ऑफ मतलब मोमेंटली प्रेजेंट रहता है? समझ में आ रहा है? अब लेट अस से कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से भाग गए, बट दूसरे किसी रीजन में बहुत सारे आइटम्स है ना बे, वापस किसी 4-5 में ऐसे इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो इधर से ये डिसकंटिन्यू हो गया तो किसी और जगह पे कंटिन्यू होगा। ऐसे समझ पा रहे हो? ओके, तो ओवरऑल एक बड़े रीजन में ये वैन डर वाल्स फोर्स से एक्ट करेगा। गेटिंग इट? पक्का? ओके, तो वैन डर वाल्स फोर्स इज अ वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स? वीक फोर्स। ठीक है, तो इसके आगे लिख देना, इट इज दी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल। ठीक है, अब तो वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बाय टेकिंग सम अदर एग्जांपल ऑफ एटम विथ
8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे रखते हैं, ध्यान देंगे। तो ऐसा कोई एटम है जिसके पास 8 प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन वाला एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, बराबर। नियॉन भी ले सकते हैं, मतलब अपने ऊपर है, जो लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो भाई, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही साइड पे आ जाना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, बराबर। बट मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आना, ये पॉसिबल है क्या? बराबर। तो चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है। अब लेट अस से कि मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे आ गए, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसकी वजह से भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है। देखो भाई, प्लस चार्ज एक तरफ है एंड नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा वाला एक तरफ है, समझ पा रहे हो? पहले मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जाना एंड मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पे एक डायरेक्शन में आना, विच वन इज मोर प्रोबेबल? देखो भाई, मोर देन हाफ। क्यों? बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर लेट अस से कि बाय एनी चांस ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पे आ गया, बट ये वाला भी तो इधर आ सकता है, ये समझ में आ रहा है? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक डायरेक्शन में जाना पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ये फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहेंगे ना भाई, यहाँ पे ऐसे रूल है कि एक ही टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बट यहाँ पे कैसा है, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे, तो एक अगर इधर आ गया तो दूसरा तो इधर जा ही सकता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो चार्ज सेपरेशन होना इजी हो जाता है। अब दूसरी बात, बाद में वापस क्या होगा, ये प्रोटॉन्स जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये वाले इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ये किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तुम लोगों को ज्यादा दिख रहा है क्या? ना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो चार्ज सेपरेशन भी बहुत इजीली होगा, ये समझ पा रहे हो? पक्का। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो एटम का मास भी बढ़ता है। तो कैन वी से दैट वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एटम? समझ पा रहे हो? ओके, ये पहले डायग्राम बना लो। ओके, अब तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट वैन डर वाल्स फोर्सेस, बातें मान, यहाँ पे देखो, सो वी कैन कंक्लूड दैट वैन डर वाल्स force of attraction is directly proportional to molar mass, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आंसर्स बराबर से लगे नहीं, मुझे रफ वर्क नहीं दिखा, तो सबके घर पे कॉल जाएगा, सबको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। सानवी और आईपैड याद रखो। अब सानिका, ओके सॉरी, ओके सानिका, हाँ याद रखूंगा मैं भी, ठीक है। क्यों दुश्मन है तेरी कोई? हाँ, अरे रे ना, अब ऐसे बताते नहीं है, फिर बाद में ऐसे लोग जानबूझ के चिढ़ाते हैं। अभी पूरा क्लास बोलने लग गया तो ओके। ऐसे एक है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, ठीक है, उसका नाम, रुको मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ उसका नाम आसावरी था। आसावरी नहीं, उसका नाम मैं गलती कभी आज तक मतलब आसावरी ले ही नहीं पाया। अभी मतलब वापस जब मिलने आई थी ना बीच में क्लास में, तो उस टाइम पे भी मैंने ना, अरे शर्वरी कशी है बोले, अरे भाई अभी 12th हो गई मेरी, नाम तो अच्छे से लो, मेरा ठीक है शर्वरी, उसके मतलब क्लासमेट्स ने उसका नाम रखा था गोदावरी। उसको किसी ने आसावरी बोला ही नहीं कभी, बेचारी। अब दूसरी बात देखो, मोलार मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, तो क्या हुआ? तेरा भी वही चल रहा है, तेरे को क्या बोल रहे हैं? आईपैड ही बोल रहे हैं। अरे रे, मैं बोल रहा हूँ ना, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बुरा हुआ, नहीं। अब दूसरा, देखो भाई ध्यान दो, कौन से दो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 CCH3 CH3 CH3 and ये देखो भाई,
कौन से दो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन ज्यादा कांटेक्ट में आ सकते हैं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाले के बहुत सारे आइटम्स लाइंड अप हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, बट सेकंड वाले के तो भाई ये दो ही है जो कि कांटेक्ट में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो किसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? फर्स्ट वाले में। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा एरिया, यहाँ पे एरिया ज्यादा है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस। समझ पा रहे हो? वैन डर वाल्स फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के इंटरेक्शन के बीच में बेस्ड ऑन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्वेश्चन बाद में लेंगे, तुम लोगों का भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जांपल। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो भाई, ये जो मॉलिक्यूल था इसमें ब्रांचिंग ज्यादा थी, पहले वाले में ब्रांचिंग नहीं थी। समझ पा रहे हो? तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ते जाती है उतना वो मॉलिक्यूल छोटा होते जाता है या फिर उसका एरिया उतना कम होते जाता है। ठीक है, लिख दो। अब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि किसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उनको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग में सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा है? अपना वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो बॉइलिंग में हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। मतलब इसको अगर मुझे बॉइल करना है, लेट्स से कि ऑक्सीजन गैस है और उसको बॉइल करना है, तो मुझे इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल करना पड़ेगा? वैन डर वाल्स सेकेंडरी बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अगेन याद रखना, एक ऑक्सीजन गैस एंड दूसरी ऑक्सीजन गैस, इनको जब इवेपोरेट किया जाता है तो इनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक किया जाता है। ये ब्रेक करना इजी है। इनके बीच में जो प्राइमरी बॉन्ड है ये वाले, ये टूटते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो बॉइलिंग में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है? वैन डर वाल्स या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझ पा रहे हो? तो बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molar mass and it is inversely proportional to branching। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का भी रोल रहता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है पक्का? ओके, नेक्स्ट, कौन से मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? ठीक है, ध्यान दो। F2, Cl2, Br2 या I2, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा? I2 का सबसे ज्यादा रहेगा, Br2 का थोड़ा कम, सबसे कम फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैस। ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। ठीक है, तो इसका भी रीजन, अगर तुम लोगों को पूछा कि फ्लोरीन क्लोरीन एग्जिस्ट इन gaseous state while bromine exists in liquid state and iodine exists in solid state, why? तो इसका रीजन क्या रहेगा? extent of van der Waals force of attraction is highest in iodine and weakest in fluorine। समझ में आ रहा है? तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग थियरी का क्वेश्चन कॉलेज के एग्जाम में लिख सकते हो, आएगा नहीं बट स्टिल। अब नेक्स्ट, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन मोलर मास। ये समझ में आ गया, मोलर मास के ऊपर का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इसमें किसमें रहेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? CH3I। ओके, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद CH4, C2H6, C3H8 एंड C4H10, इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा C4H10। जैसे जैसे मोलार मास काउंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो C4H10 में सबसे ज्यादा मोलार मास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, CH3, CH2, CH2, CH2,
CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, 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 ठीक है। iPad सीधा, वैसे पीछे मुंडी रहती है उसकी हमेशा। अब विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट वन, बराबर है कि नहीं? इसके नाम अभी जानने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक में पढ़ लेना है। इसको बोलते हैं एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। तो एन-पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है, आइसोपेंटेन का थोड़ा कम, एंड नियोपेंटेन का सबसे कम, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। हायर द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई दिक्कत? ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल बाद में वापस पढ़ेंगे। HCl, HBr, HI, बताओ किसमें ज्यादा ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट? HI, ठीक है। HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। लिख दो। डन? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल पढ़ा था हम लोगों ने, सेम टू सेम इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ 3 एटम्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते, ठीक है। FON, एलिमेंट्स विच शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON। यही क्यों दिखाता है? इनमें क्या अलग है बाकी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अकॉर्डिंगली? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है क्या? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, ये सेकंड हाईएस्ट है, नाइट्रोजन इज थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। तो दीज 3 एलिमेंट शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इनके अलावा और एक एलिमेंट लगता है, कौन सा वाला? हाइड्रोजन खुद, नाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड व्हेन FON इज कनेक्टेड टू व्हाट? हाइड्रोजन, ठीक है। तो H इज कनेक्टेड टू F, या फिर H इज कनेक्टेड टू O, या फिर H इज कनेक्टेड टू N, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है, ठीक है। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्ड ये डाइपोल डाइपोल जैसा ही है, तो इसलिए मैं पहले साइड में डाइपोल डाइपोल एक बार याद दिला देता हूँ। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा था? HCl, 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 H का चार्ज डेल्टा प्लस, Cl का डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये ऐसे कंटिन्यूड रहता है। एंड फिर बाद में H प्लस बाजू वाले Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, ये ऐसा कुछ। एंड फिर ये Cl माइनस किसी और को और ये H प्लस किसी और को, समझ में आ रहा है? वैसे ही HF में भी होता है। HF, ठीक है। सेम वे H डेल्टा प्लस, F डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, समझ पा रहे हो? अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Cl एंड F? हाँ, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डेल्टा माइनस जो इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा वो बहुत वीक बनेगा या बहुत स्ट्रांग बनेगा? बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये बहुत स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कुछ अलग नाम दिया, इसका नाम क्या दे दिया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ पा रहे हो क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट सिंस इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्ड। समझाइए, पक्का? ओके तो अब देखो भाई, इट्स इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था HCl, HBr एंड HI का, बराबर? HCl, HBr, HI, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? HI का है। तो HI हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड HCl हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करते करते मतलब HF का भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, बराबर? ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहना चाहिए। बट जब ऑब्जर्वेशन में आया तो पता चला दिस इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। बट जब ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि सबसे कम HCl है, फिर HBr है, फिर HI है एंड HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ पा रहे हो? ये होने का रीजन क्या है? बिकॉज इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देख बे, फ्लोरीन का मास कम है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहता है? वैन डर वाल्स। बट इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या बोलोगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे हो? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, इसका रीजन रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड है। एंड अब देखो भाई, HCl, HBr, HI, इनका स्टेट पता है तुम लोगों को? फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस क्या रहता है? क्या रहता है? ओके तो ये गैसियस रहते हैं। क्या रहता है? गैसियस। तुम लोग जो लैब में देखते हो ना वो एक्वियस HCl रहता है। HCl गैस को पानी में डिसॉल्व किया रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में HF इज द ओनली एसिड, मतलब हाइड्रा एसिड इन दिस ग्रुप, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये समझ पा रहे हो? इसकी विस्कोसिटी भी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, तो लिक्विड में ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज नहीं होता, इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर ये एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ HF, स्ट्रक्चर ऑफ HF बोलो भैया कैसे दिख रहा है? पैटर्न क्या है ये? जिगजैग। ठीक है, तो HF में प्लस माइनस तो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे जिगजैग पैटर्न बनाता है। ठीक है, याद रखना HF का स्ट्रक्चर ऐसे जिगजैग मैनर में रहता है। ठीक है, तो लिख दो। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, बट अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। Okay, next. Water. Example of water. देखो भाई, वाटर का स्ट्रक्चर याद है? कैसा था? नाम बेंड शेप या फिर वी शेप, बराबर? एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दो, वाटर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विच वन इज प्लस? हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन विल कैरी डेल्टा प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन विल कैरी डेल्टा माइनस चार्ज, बराबर? अब नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरली लोन पेयर के ऊपर चला जाता है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो उसके अंदर ही वो नेगेटिव चार्ज घुस जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाजू में जब ऐसे और एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? H प्लस O माइनस, वैसे और एक H प्लस है तो वैसे ही H प्लस O माइनस। वैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है तो यहाँ पे एक H प्लस
एंड बाजू में O माइनस, यहाँ पे एक H प्लस, बाजू में एक O माइनस। ये समझ पा रहे हो? तो H प्लस O माइनस, समझ पा रहे हो? तो अभी ध्यान दो, फ्लोरीन एक टाइम पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? एक ही बना रहा है, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। बट ऑक्सीजन, वाटर एक टाइम पे मैक्सिमम कितने H बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। ये फॉलो कर पा रहे हो तुम लोग? पक्का? ओके। एंड फिर बाद में वाटर के अंदर और एक चीज हो रही है, ऐसे पूरे अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बना लूं तो यहाँ पे बीच में क्या क्रिएट हो रही है? एक ऐसे कैविटी क्रिएट हो रही है। समझ में आ रहा है? उस कैविटी के अंदर कुछ भी प्रेजेंट है क्या पे? नहीं है, समझे हो? ओके। तो ये एक ऐसे मस्त लैटिस बनाएगा, ठीक है। एंड वाटर एक्चुअल में ना हेक्सागोनल लैटिस बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? हेक्सागोनल। ये अभी तक तुम लोगों को दिख रहा नहीं होगा हेक्सागोन, ये हेक्सागोन रहता है। ये बाद में बताता हूँ हेक्सागोन कैसे रहता है, क्या रहता है हमेशा। बट नेचर में ना हेक्सागोन बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। तुम लोगों ने वो फ्रोजन मूवी में देखा होगा ना, वैसे हेक्सागोनल जैसे फ्लेक्स दिखाते हैं, ठीक है। फ्रोजन ही मेरे को याद आता है, ठीक है प्लीज। हाँ, मैंने देखी नहीं है बट वो ऐसे गाना वाना सुना है उसका मैंने। हाँ यस। तो अब यहाँ पे इसमें ये जो कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है क्या? नहीं। अब ये ऐसी कैविटी देखो भाई, इधर भी बनेगी, यहाँ पे नीचे भी बनेगी, हर जगह पे कैविटीज ऐसे बनते जाएगी, ठीक है। ऐसा एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड वाटर कौन से लैटिस में ये होता है? सॉलिडिफाई होता है, हेक्सागोनल लैटिस में होता है, ठीक है। ओके। तो अगेन लैटिस कौन बनाता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। तो ये हम लोगों ने जो बनाया है वो आइस है। ये हम लोगों ने जो बनाया हुआ है वो आइस है। बट अब इसको मैंने मेल्ट करना स्टार्ट किया। मेल्ट करूंगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। ये तुम लोगों को इतनी कलाकारी करते बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं जस्ट तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तुम लोग ये इतना आइस का स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो, बाजू में लिख देना मैं अभी जो बताऊंगा। अब देखो भाई, जब वाटर मेल्ट होगा तो इसके सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। लेट अस से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया इधर के वाटर का। अब ये टूट गया बेचारा, साइड में आ गया, समझ में आ रहा? अब ये ऐसे अंदर भी घुस सकता है। कुछ समझ पा रहे हो ना? कैविटी थी, कैविटी फिल हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, लैटिस टूट गया। अब इसके वजह से ये जो पहले कैविटी थी वो फिल हो गई, पार्शियली फिल होती है। सारे के सारे कैविटीज फिल होना कंपलसरी नहीं है, कुछ कैविटीज बच सकती है, कुछ कैविटीज फिल हो गई। अब ये खाली स्पेस अगर फिल हो गई तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? पहले ये ऐसे खाली स्पेस थी ना तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था, बट यहाँ पे ये कैविटी फिल हो गई तो वॉल्यूम अभी कम ऑक्यूपाई करेगा। फॉलोड? तो ये वाटर है, लिक्विड, लिक्विड वाटर, ठीक है, लिक्विड वाटर। अब वाटर से अगर मैं आइस जाऊंगा वापस कैविटीज बनेंगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है आइस ऑक्यूपाइज हायर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर। उसका रीजन क्या रहता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन दीज कैविटीज। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर बाद में यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह रहेगी तो वो डेंस है, मतलब लाइट वेट है, लाइट वेट है, ठीक है। एंड उससे पहले यहाँ पे खाली जगह जो है वो भर गई ना, इट इज डेंसली पैक्ड, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि लिक्विड वाटर इज हेवियर देन आइस, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। उसका रीजन क्या रहता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कैविटीज। समझ में आ रहा है? ओके। तो आइस कंटेन्स दीज कैविटीज, इसके अंदर ये कैविटीज रहती हैं। तो इन सॉलिड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर मतलब आइस फॉर्म्स हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस with lots of cavities, नहीं अच्छा वर्ड यूज करते हैं, interstitial space। इन्हें अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? कैविटीज, ठीक है।
hence volume of ice is very high, because of which volume increases, volume बढ़ता है तो density decreases. ठीक है. When ice melts, hydrogen bond, some hydrogen bonds breaks and H2O molecule molecules occupies these interstitial spaces. ठीक है. Because of which volume decreases and density increases. तुम लोगों को दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना होगा तो बना सकते हो. ठीक है, या फिर इतना लिख दो. बोलो क्या. नहीं, गैस में तो एक एक मॉलिक्यूल ऐसे दूर चला जाता है, तब तो वो कम क्या बोलते हैं, क्लोज रहते ही नहीं है ना वैसा. इसमें कोई दिक्कत. लिख दो. ये सबको बॉइलिंग पता है ना, मतलब एक एक एटम्स को सेपरेट किया जाता है. या फिर ऐसे एक डायग्राम बना के रखना. देखो जनरली बॉइलिंग में कैसे होता है कि बॉइलिंग इवेपोरेशन दोनों में जो भी लिक्विड रहता है, इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट है, उनके बीच में एक ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. This force of attraction can be Van der Waals force of attraction, it can be dipole-dipole interaction, it can be hydrogen bonding, it can be anything. समझ में आ रहा है. ठीक है. अब हीट करने के बाद हम लोग क्या ब्रेक करते हैं, ये सेकेंडरी बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, एंड फिर बाद में एक सिंगल गैस पार्टिकल जो है वो ऐसे ऊपर जाते हैं. समझ पा रहे हो. तो बॉइलिंग में सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, याद रखना, प्राइमरी बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते. अरे हाँ, वो वैन डर वाल्स फोर्स में ना एक एग्जाम्पल ऐड कर दो, क्योंकि ये बाद में एग्जाम में पूछूंगा तो तुम लोगों का रॉन्ग जाएगा. पढ़ाने के बाद भी जाता ही है, बट स्टिल. तो देखो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 वो जानबूझ के बॉन्ड्स के साथ देंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाँ ना, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे मोलार मास देखने का. बॉइलिंग में हमेशा हम लोग क्या चेक करते हैं, मोलार मास. किसका मोलार मास ज्यादा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का. तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका रहता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का. अगेन जो अभी मैंने जस्ट बताया कि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे. बॉइलिंग में प्राइमरी बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस ब्रेक होंगे. समझ पा रहे हो. तो वैन डर वाल्स फोर्स जिसका मास ज्यादा उसमें ज्यादा. तो ये एग्जाम्पल याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा. आज टेक्स्ट बुक वाइज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारे मार्क्स के PYQs वाइज भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा का पार्ट पढ़ेंगे जो 11th एंड 12th में हम लोगों को यूज होगा. ठीक है. अगले साल के चैप्टर्स का भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे. क्या स्टोरी है? कुछ नहीं है बाबा. कुछ नहीं होता. तुम्हें कौन आके यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं ऐसे? कोई नहीं बता रहा. नहीं. कौन? भानु सर बताते हैं. क्या बताते हैं? इतनी मस्त स्टोरी. क्या बताया था? तो मेरे उंगली की मैंने बताई है ना, बस. क्या
उनने 2 बताई थी। नहीं नहीं चलेगा, मैं हार गया, चलेगा। आपने बोला था यार। क्या? कौन से शादी के लिए? आपके भाई की शादी। नहीं शादी नहीं, एंगेजमेंट में गया था मैं। क्या नवंबर में है? सर मैंने आपकी हाँ जाऊंगा ना, क्यों? क्या? इंस्टाग्राम कौन सी फोटोज? क्यों देख रहा है ऐसे? मत देखना। क्यों देख रहा है? डन हो गया? नहीं 3 घंटे का थोड़ी ना है, 11 बजे तक है। क्विज बात पे 11 बजे तक है। नेक्स्ट लेक्चर किसका है तुम्हारा? इसलिए 11 बजे तक है। ओके ओके। ये भानु सर की वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। उनको मैसेज करता हूँ, जल्दी आओ। सीनियर कौन है? उनको सीनियर बोल दिया। आप ही ने बोला। वो तो है, तो ऐसा मैंने बोला ना, तुम क्यों बोल रहे हो? बुरा लगेगा उनको, ऐसे सुनेंगे ना वो। सीनियर सर। अच्छा वैसे, हाँ नहीं बट ऐसे बुरा लगेगा उनको। है उनके घर पे है वो तलवार। हाँ वही तो। एमपी मतलब उनका गांव एमपी में है। मुंबई में? अच्छा मुझे अभी ये तलवार और बंदूक की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि तुम लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी कहाँ पे मिलते हैं ये सब चीजें। बता दिया। तो क्या ये भानु सर तो अपने इधर रहते हैं ना, मलाड में। क्यों? क्या मेरा क्या कर रहे हैं तुम लोगों को? अब लिखो मैं। चलो अब इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ NH3। किसको मलाड जाने और भानु सर का घर जाने के क्या करने वाले हो? सिर्फ उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ क्या क्या? क्यों? ये तो मुझे शक्ल से किडनैपर लगती है। बेचारा प्यारा सा उनका बच्चा है, ऐसे प्लान व्लान मत करना। अच्छा ये भी नहीं पता था कि उनका बच्चा है? अरे यार है, मस्त बच्चा है उनका। हाँ अरे हाँ बच्चा है। चलो देखो भाई, अब यहाँ पे NH3 में भी सेम टू सेम NH बॉन्ड रहना है। ये देखो भाई HF OH NH, ये बॉन्ड्स रहेंगे तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पहले इतना याद रखना, ठीक है। एंड फिर बाद में वही सेम टू सेम हमेशा वाला N- H+, N- H+, फिर बाद में इनके बीच में एक छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दैट्स इट। तो ये बन गया अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। अब 2 क्वेश्चंस, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना एंड बताना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईएस्ट इन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईएस्ट इन HF HO HN। किसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? HF में बनेगा, क्यों बे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर। अब दूसरा क्वेश्चन देखना बे, अच्छे से रीड करना। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईएस्ट इन, extent of hydrogen, very nice, bond is highest in, रुको ना, HF
H2O एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाता है। ए एक्सटेंड और स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को इसमें भी स्ट्रेंथ भी पूछा, HF एंड H2O में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? H2O ही बनाता है। ए देखो भाई, बॉन्ड वाइज मतलब एटम वाइज पूछा कि HF, H2, OH एंड NH, इनमें भी अपने को पता है कि कितने बॉन्ड्स बनने वाले हैं। अपने को अज्यूम करना पड़ेगा हर एक में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक में एक एक बनेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जीत जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉपर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, हम लोगों को वाटर के बारे में पता है, वाटर एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसमें स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा या फिर एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। HF, H2O and NH3, which one has highest boiling point? H2O, very nice। H2O में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर HF और NH3 दोनों में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दोनों में एक एक बनेगा, तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर? HF, तो HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है, एंड NH3 हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब वाटर एंड HF ये दोनों की स्टेट क्या रहती है बे? लिक्विड, ठीक है। बट अपना अमोनिया क्या रहता है? पढ़ा है ना बे, ये बस प्रोसेस, अमोनिया गैस रिलीज होती है एंड ऑल, ठीक है, लिख दो। अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के और कुछ क्वेश्चंस देखो बे, बोलो। NH नहीं, उसमें हाइड्रेशन होगा ना, वो आयन बन गया, NH4 प्लस रहता है, NH4 नहीं रहता, तो NH4 प्लस, तो वो वाटर के साथ हाइड्रेशन करेगा। अब ये देखो बे, H2S, H2SE, H2TE and H2PO, H2TE and H2PO, which one has highest boiling point? H2PO, बराबर, ओके। वो सानिका और सानिका की दोस्त, करेक्ट नाम लिया ना। अब यहाँ पे ये अपने को ट्रेंड पता है, अब उसके अकॉर्डिंगली वाटर भी जो है वो क्या रहना चाहिए? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहना चाहिए, समझ पा रहे हो? H2S गैस में एग्जिस्ट करता है, तो वाटर भी क्या रहना चाहिए था? गैस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो और कम होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। बट फिर हम लोग ऑब्जर्व करते तो पता चलता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? सबसे ज़्यादा है। क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये गलत है, मतलब इसको चाहिए तो ऐसे कैंसिल कर देना कि शुड बी गैस बट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। H2S, H2SE, H2TE, H2PO एंड H2O, ये बहुत बार PY क्विज में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, याद रखना, ऑब्जर्व्ड। अब वैसे ही ग्रुप 15, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है भाई? सबसे कम किसका रहना चाहिए? NH3, एंड सबसे ज्यादा बिस्मथ का रहना चाहिए। बट ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि NH3 आर्सेनिक के आगे जाता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होता ग्रुप में, ठीक है, वो ASH3 के ही आगे पहुंच पाता है, ये याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो NH3 का ग्रुप में सबसे ज्यादा नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाँ, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, समझ पा रहे हो? ये चीजें याद रखने वाली है बे, मतलब पहले दो का सबसे ज्यादा होता है और NH3 का यहाँ पे बीच में जाके बैठ जाता है, ठीक है। ये तुम लोगों को याद ही रखना है, क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को अटेम्प्ट करना ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड हाँ, अभी मार्क्स के सारे क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, मेटल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। जिधर भी तुम लोगों को डी ब्लॉक का मेटल मिले, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, तो वो नहीं अटेम्प्ट करना है। बाकी सब तुम लोगों को भी नेक्स्ट लेक्चर तक करके लाना है। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को होगा ना बे? हाँ, तो डेली के 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 करो, हार्डली 90 ही बाकी रहेंगे ना बे? उतने भी नहीं क्या? थोड़ा कम ही रहेगा, हाँ, ठीक है। हाँ, 120 हो गए, सिर्फ 120 ही हुए हैं, ओके, ठीक है। बाकी सारे कर लो बे, करना स्टार्ट करो डेली के 30 क्वेश्चंस, 30 नहीं, चलो
डेली के 20 क्वेश्चंस, ठीक है, डेली के 20 क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर अगर 4 दिन के बाद होगा तो 80 क्वेश्चंस मुझे देखने हैं। 4 दिन मतलब फ्राइडे सैटरडे नहीं, फ्राइडे को रहता है ना, 60 क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम चेक करूंगा मैं, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? 1 घंटा ही तो हुआ है बे, तो 3 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में ब्रेक लोगे तो बाद में क्या 2 घंटे क्या करोगे? हाँ 2 घंटे कौन सा है यार इसे, बहुत धीरे जा रहा है। हाँ ना, तुम्हारे लेक्चर में ही कुछ तो ऐसे गड़बड़ है, वही तो बहुत स्लो लेक्चर जाता है। 1 घंटे में 3 पेज भर दिया। हाँ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड पहले कंप्लीट करता है, 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे बे। अच्छा हाँ उसको पता नहीं है क्या, ओके हाँ 1 hour 30 minutes के बाद ब्रेक लेंगे ऐसे क्या, मतलब और 1 hour 30 अभी और 30 9:30 को ब्रेक लेंगे, 9:30, ठीक है ऐसे, हाँ ओके। कैसा होगा तुम लोगों का? अब लिखो, अब इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्या पढ़ा था? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में हमेशा हम लोग ये फॉलो करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जैसे कि पेट्रोल नहीं होता, क्लोरोफॉर्म नहीं होता, फिर ऑयल नहीं होता, डीजल केरोसिन कुछ भी उठा लो होगा नहीं, इवन लाइटर फ्लूइड वो भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन, ठीक है, लोअर अल्कोहल्स, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, या फिर ये लोअर का मीनिंग समझ में आ रहा है? मिथाइल इथाइल 1 कार्बन 2 कार्बन वाले अल्कोहल, या फिर इथाइल अल्कोहल आर soluble in water, are soluble in water. Why? ये देखो भाई, अब मैंने तुम लोगों को लॉजिक बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होते, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ऑयल डीजल पेट्रोल केरोसिन कुछ भी उठा लो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है भाई? ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, तो वो पानी में डिसॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? होता है। तुझे कैसे पता? देखा है, देखा है, हाँ ओके, तो होता है, बराबर है कि नहीं भाई? ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा, मिक्स किया भी होगा, क्या भरोसा। तो अब तो उसके पीछे का रीजन क्या, किसको तू उंगली दिखा रहे, कौन मिक्स करता है ऐसे? हाँ ये तू बेवड़ा है वो बोल रहा है ऐसे तेरे पास? नहीं अच्छा है, कुछ भी क्या बोलता है भाई, बेचारे को कुछ भी बोल दिया तूने। ओके, अब लाइटर जलाने भी नहीं आता? अरे यार बराबर है, ठीक है, अच्छा ऐसे ही रहने का, ऐसे कुछ गलत आदतें करने के नहीं, ठीक है ओके। अब क्या हुआ? अरे उसने ऐसे ही पूछा, उसने मतलब ऐसे मुझे बताया कि ये है, तो ऐसे नहीं है ना, बस पक्का ना, अच्छे से रहने का, ऐसे कुछ करने का नहीं, सब गलत बात है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस हाँ, क्या क्या हुआ? हाँ कौन? वो बेचारे की शक्ल देखो, ऐसे लग रही भी नहीं है। ओके हाँ अब बराबर ओके, अब तो देखो भाई, उस हिसाब से अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, बराबर, उस हिसाब से अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, बट अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है। अब उसका रीजन, ठीक है, उसका रीजन एकदम सिंपल है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो उसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल कैन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? यस, व्हाई? आईपैड, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है?
अरे क्वेश्चन पूछा है मैंने, सबको पूछा है ऐसे, तुझे भी बता रहा हूँ वापस, तेरा ध्यान नहीं था। तो क्यों बनाते हैं? इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ये देखो भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तुम लोगों को OH, NH या फिर HF ये बॉन्ड्स दिखने चाहिए। तो यहाँ पे OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। समझ में आ रहा है? अब अल्कोहल खुद के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है। अब खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते बनाते अगर इसको हम लोगों ने पानी में ऐड कर दिया तो पानी के अंदर भी क्या है भाई? OH बॉन्ड है। तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन ही ना हो तो ये डिसॉल्व हो पाएंगे क्या? नहीं, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। समझ पा रहे हो? बट अभी इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और ये इंटरेक्शन की वजह से ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो अभी अल्कोहल अगर हाइड्रोजन वाटर के साथ ऐसे मस्त बॉन्ड बना पा रहा है तो ये डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो अल्कोहल इज सल्यूबल इन वाटर बाय बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, समझे? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो क्या होता ना भाई? तो ऐसा आवाज भी उसने एकदम मस्त निकला ऐसे। हाँ क्या? बस आज घर पे जाके पापा को समझाना कि मिक्स क्यों हो रहा है। बता रहा हूँ आ रहे हो वहां पे। अब देखो भाई, अब लोअर अल्कोहल के साथ होता है, अपर नहीं बोलेंगे उसको, हायर बोलेंगे। ठीक है, हायर मतलब बड़े वाले। अब हो रहा क्या है, वाटर में सल्यूबल कौन सा पार्ट हो रहा है? ROH का OH बराबर। ROH का OH जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ये बाजू वाला जो R है इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इज मेड अप ऑफ कार्बन, मीन्स दिस इज माई ऑर्गेनिक पार्ट। ये डिसॉल्व होता है क्या इजीली? बट इसको जबरदस्ती लेके वो पानी में चला जाता है। कौन सा वाला पार्ट? OH वाला। अगर ये छोटा ग्रुप है तो OH इसको लेके चला जा सकता है। बट अगर ये बड़ा ग्रुप होते गया, ये 10 कार्बन का ग्रुप बन गया, एकदम ऐसे 10 कार्बन को पानी के अंदर हम लोग डिसॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनिक पार्ट इज जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इफ इट इज अ स्मॉलर पार्ट देन इट इज सॉल्युबल। बट अगर इसकी चेन लेंथ बढ़ते गई, कार्बन आइटम्स बढ़ते गए, तो वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? इनसॉल्युबल होते जाएगा। ठीक है, ओके, लिख दो। इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, अल्कोहल्स हैव एक्सेप्शनली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। ठीक है, हम लोग अभी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, हाँ, यहाँ पे ऊपर जब बॉइलिंग पॉइंट की हेडिंग डाली थी ना, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स लिख दो ना वापस। बॉइलिंग पॉइंट के लिए अभी हम लोग हमेशा सबसे पहले क्या देखेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग हमेशा सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। अमोनिया में वो थोड़ा सा अलग है, वो लिख के दिया हुआ है। ठीक है, बट जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसी कंपाउंड का हमेशा ज्यादा रहेगा। बाद में हम लोग देखेंगे क्या? मोलार मास। एंड उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ब्रांचिंग। ठीक है, एरिया या फिर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया नहीं था इसलिए सिर्फ मोलार मास और ब्रांचिंग बता दिया था, बट अभी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखने का, उसके बाद ये मोलार मास एंड देन ब्रांचिंग। ठीक है, ओके। अब एक और एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। हाँ, पहले एक लिस्ट बना लो, नहीं तो क्वेश्चन कर लेते। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव higher boiling point than alcohols. Why? ठीक है, बोलो। करेक्ट। एक टाइम पे ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? देखो बे, हाँ, दो ऑक्सीजन है, R-C डबल बॉन्ड O OH। हाँ, दैट मीन्स इवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन
वाटर, ठीक है। तुम लोगों के घर पे विनेगर रहेगा ना बे, विनेगर इज व्हाट, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड रहता है, पढ़ा होगा। तो विनेगर इज एसिडिक एसिड, बट उसके अंदर 95% वाटर रहता है। विनेगर में 5% ही एसिटिक एसिड रहता है एंड बाकी 95% वाटर रहता है, समझ में आ रहा है। तो वो डिसॉल्व तो हो जाता है। ओके, तो वो सेम क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, चलेगा ना भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा R डैश C डबल बॉन्ड O OH, देखो हमेशा वाला अपना O माइनस H प्लस, O माइनस C प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस C प्लस। तो ये O माइनस और H प्लस ये दोनों क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक टाइम पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है। एंड ये ऐसे बनाकर ये 2 ऐसे चिपक जाते हैं, ये ऐसे चिपक जाते हैं और इनको बोला जाता है डाइमर। क्या बोलने का इसको, डाइमर। डाई मतलब 2, मर मतलब मेरोस एक वर्ड है ग्रीक, ठीक है, उसका मीनिंग रहता है यूनिट्स, 2 यूनिट्स, डाई 2, मेरोस मर 2, ठीक है, यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स। डेल्टा प्लस, यस, ठीक है। तो जनरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है, रीजन क्या है, एट अ टाइम दे कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तुम लोग साइड में चाहिए तो ऐसे लिख देना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैसा कुछ। मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायग्राम बना के खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, organic functional groups forming हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जस्ट पढ़ा। उसके बाद दूसरा अल्कोहल, वेरी नाइस, अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा अमाइन, वेरी नाइस, अमाइन। अगर अमाइन का स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं होगा, ये रहता है R डैश NH2, समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल या अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अल्कोहल एंड अमाइन में कौन बनाएगा, अल्कोहल। एंड सबसे वीक कौन रहेगा, अमाइन। क्यों है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लिख दो। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पहला रहता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दूसरा रहता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बताओ भाई, तुम लोगों ने स्कूल में भी ऐसे पढ़ा होगा ना, मतलब पढ़ा होगा मतलब ये देखा होगा ना, इंट्रा स्कूल, इंटर स्कूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्कूल, हाँ स्कूल के अंदर ही, समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग डिविजन्स के अंदर अगर तुम लोगों ने गेम्स खिलाया या फिर कुछ, तो इंट्रा स्कूल। एंड अगर 2 अलग अलग स्कूल्स के बीच में हो रहा है तो इंटर स्कूल, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। एंड अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, तो इंटर मॉलिक्यूलर। अब हम लोगों ने इसके पहले अभी तक जो भी देखा वो सारे के सारे इंटर मॉलिक्यूलर थे। नहीं, वाटर और अल्कोहल ही नहीं, सारे के सारे। ये देखो भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल एक है, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरा है, डिफरेंट। बातें मत करो भाई, आईपैड का पूरा ग्रुप। अब यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो क्या बोलने का, इंटर। ये समझ में आ रहा है क्या, मॉलिक्यूल सेम है वाटर, बट ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, 2 अलग अलग है, तो इंटर। अब हम लोग इंट्रा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो पहले जरा नाम देख लेते हैं, इस कंपाउंड का नाम बताओ। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, नहीं पता, ओके नाइस ट्राई।
इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। तुम्हारे घर पे फिनाइल है, फिनाइल, उसके अंदर ये 2% रहता है, ठीक है। ये हाईली टॉक्सिक रहता है, ये पियेंगे तो मर जाएंगे। फिनाइल में 2% रहता है, वो पियेंगे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने सुना होगा ना, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, आईपैड प्लानिंग कर रही है, ऐसे ऐसे इशारे कर रही है, घर पे जाके भी ट्राई करती है ऐसे करना, बता। ओके, अब क्या, क्यों तुझे ये जानना क्यों है पहले, वो मुझे पहले ये बता कि क्यों जानना है तुझे। अच्छा, अब देखो मैं क्या, नशे नहीं होते फिनाइल के नशे घर पे जाके कुछ करना मत, उल्टा सुल्टा। यही लोग रहते जो आयोडेक्स खाते थे ब्रेड पे लगा के, सुना है तुम लोगों ने ऐसा? ये ऐसे ही लोग रहते हैं वो। अब देखो मैं, अब बेंजीन में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप लगता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले दो जो कार्बन रहते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। क्या बोलने का? ऑर्थो। आईपैड यहाँ पे भी, इनको बोलने का ऑर्थो कार्बन। क्या बोलने का? ऑर्थो। ऑर्थो को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली लिखा जाता है ओ। ऑर्थो के बाजू वाले दो जो रहते हैं उनको बोला जाता है मेटा कार्बन। मेटा, मेटा, META। तेरी जगह चेंज कर दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मेटा, मेटा को दिखाया जाता है M से। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट वाले को बोला जाता है पैरा। पैरा को दिखाया जाता है P से। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग जो एग्जांपल, पहले मैं नाम बता रहा हूं इनके, फिर बाद में इनको पढ़ेंगे। अब ऑर्थो पे अगर मैंने NO2 लगा दिया, NO2 का नाम नाइट्रो। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? नाइट्रो, ठीक है। तो कौन से पोजीशन पे ये NO2 आ गया? तो ऑर्थो, नाइट्रो, और पहले वाला कंपाउंड का नाम क्या था? फिनॉल। तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। समझा ये पहला कंपाउंड। फिर बाद में दूसरे वाले का नाम, ये दोनों के बीच में हम लोग अभी कंपेयर करने वाले हैं कि किसमें इंट्रा है और किसमें इंटर है, ठीक है। ये OH क्या हुआ? अब यहाँ पे NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे है। तुम लोग टाइम पास करना बंद करो। तो इसे बोलने का पैरा नाइट्रो फिनॉल। समझ पा रही है? ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें किसमें इंट्रा होगा और किसमें इंटर होगा? हम लोगों ने NO2 का स्ट्रक्चर कभी बनाया हुआ है क्या? NO2 का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ऑक्टेट में बनाया था। अगर भूल गए होगे तो एक बार याद दिलाता हूँ, बनाया होगा तो अच्छा है। अब देखो NO, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। ओके, तो NO 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6। 1 2 3 4 5 6। ये दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन रुक जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? टोटल कितने हैं? 7। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कुछ लिखा के दिया ऐसा। अब फिर बाद में इसके लाइफ में और एक ऑक्सीजन आ गया। 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। वो किसके पास मांग रहा है? नाइट्रोजन कौन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्यों, कौन से इलेक्ट्रॉन दिए? लोन पेयर के। समझ पा रहे हो? अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने हैं? कितने हैं? 7 है। ये दिख पा रहे हैं? ओके, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर चार्ज प्लस, एंड इसके ऊपर चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये समझ पा रहे हो? ओके, तो नाउ नाइट्रोजन हैज अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि वो शेयर कर सकता है किसी और के साथ, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा कुछ दिखता है। देखो भाई, ये अपना बेंजीन, ये हमारा OH फिनॉल का, एंड ये हमारा N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस N प्लस। नाइट्रोजन के पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसने इधर बॉन्ड बना लिया। नाउ नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। 4 बॉन्ड बने, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ये NO2 का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ओके, एंड वैसे ही यहाँ पे भी पैरानाइट्रोफिनॉल ऐसा दिखेगा।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक काम कर दे, इसको इधर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं, O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। ओके, अब देखो भाई, ये पहले वाले में कैसे होगा, O माइनस और H प्लस। ये H प्लस किसको धरेगा जाके, कौन से O माइनस को, NO2 के O माइनस को। वेरी नाइस। ये देख पा रहे हो ना, बाजू बाजू में ही बॉन्ड बने, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, इंट्रा इनसाइड दैट मॉलिक्यूल इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल है ना भी, ये थोड़ा ना दूसरा मॉलिक्यूल है, ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसको बोलने का इंट्रामोलिकुलर। एंड उसी बदले पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर ऐसा बन पाएगा क्या, इतनी दूर तक नहीं बन पाएगा, तो ये खुद के साथ नहीं बना पा रहा है, तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। वेरी नाइस। तो देखो बे, HO एंड यहां पे आ गया NO2, O माइनस डबल बॉन्ड O, एंड इन दोनों के बीच में क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ पा रहे हो? फिर बाद में ये NO2 किसी और के OH के साथ, ये OH किसी और के NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, ये इंट्रा या इंटर, इंटर, ये वाला इंट्रा। ठीक है, लिखो जल्दी। तो फर्स्ट ऑर्थो फॉर्म्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पैरा फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लिख दो, दे रहा हूं, ये कंप्लीट, तो टॉपिक तो कंप्लीट होने दो, मैंने भी टाइम देखा। ठीक है, अब फर्स्ट बिटवीन मॉलिक्यूल A एंड B, which one is more stable, which one has higher stability, A और B ना, क्यों, खुद से ही बॉन्ड बना रहा है, खुद को ही स्टेबलाइज कर रहा है। एंड देखो भाई, यहाँ पे A वाले मॉलिक्यूल में कितने रिंग्स है, दो रिंग्स बन रही है, देख पा रहे हो ना, ये 6 मेंबर की रिंग बेंजीन की, एंड बाजू में और एक 6 मेंबर की रिंग बन गई, यहाँ पे बॉन्ड बन के, तो 6 मेंबर की 2 रिंग्स बनती है, जितने ज्यादा रिंग्स बनेंगे ना उतना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा, स्टर्डीनेस आएगी। समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी वाइज विच वन इज मोर स्टेबल, A एंड B में A इज मोर स्टेबल देन B। ठीक है, ओके। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसको उड़ाना इजी होगा, किसको उड़ाना डिफिकल्ट होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो भाई, बी में बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल को उड़ाते हैं, यहाँ पे ये अकेला बेचारा है, ये इजीली उड़ जाएगा, बट यहाँ पे इसको लेट अस से कि मैं ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल को उड़ाने जा रहा हूँ, तो नीचे वाला उसको पकड़ के है ना भाई, उड़ने देगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो ये इंटरकनेक्टेड रहने की वजह से ए एंड बी में बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो विच वन इज मोर वोलेटाइल? वेरी नाइस। ए वोलेटाइल मतलब समझ में आता है, जो इजीली उड़ जाता है। तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है? इजीली कौन उड़ेगा? ए वाला उड़ेगा, खुद को पकड़ के रखा हुआ है, इजीली उड़ेगा। ये उड़ने वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको पक्का? ओके, तो ए और बी में ए इज मोर वोलेटाइल। कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा? ए बनाएगा, वेपर वोलेटाइल है ना बे, तो ए वेपर्स ज्यादा बनाएगा, तो ए का वेपर प्रेशर मतलब क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर स्टेट। जिसके वेपर्स ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ए और बी में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ए का। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो वापस तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। बोलो। नहीं, देखो स्टेबिलिटी नहीं देखने की भाई, स्टेबिलिटी नहीं। बॉइलिंग में करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स को उड़ाते हैं, ये तो खुद को पकड़ के, ये तो इजीली उड़ जाएगा, बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के, इसको किसी और ने पकड़ा हुआ है, अब इसको उड़ाने जाऊंगा तो ये पकड़ के रखेगा कि भाई मत उड़। समझ में आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा होगा। एंड लास्ट, ऑर्गेनिक में ये और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एसिडिटी। एसिड कौन रहते हैं जो क्या डोनेट करते हैं? एसिड डोनेट क्या करते हैं? H+ प्रोटॉन बराबर। अब देखो बे,
दिख रही है H+? इस H+ को कंटिन्यूअसली इसके बाजू वाले एनोड ने पकड़ के रखा है, छोड़ेगा क्या? बट ये दोनों तो दूसरे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये ऐसे बहकर किसी और जगह पे चला गया फ्लो होते होते। ये समझ, ये देखो सेकेंडरी बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड रहता है क्या? टेम्परेरी रहता है। यहाँ पे बना है, बाद में फ्लो होते होते दूसरी तरफ जा सकता है। तो ये निकल गया, तो ये इसका H+ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बट ये NO2 इसका फ्लो होते होते जाएगा क्या किधर दूर? तो ये हमेशा पकड़ के रखेगा। समझ में आ रहा है? तो किसके हाइड्रोजन को निकालना इजी है, ऑर्थोनाइट्रो या पैरानाइट्रो? तो पैरानाइट्रो का हाइड्रोजन मतलब H+ इजीली निकलेगा, तो इट इज मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? मोर एसिडिक। B इज मोर एसिडिक देन A। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक में तुम लोगों को वापस पढ़ाया जाएगा, बट मैं एग्जाम के क्वेश्चन में पक्का पूछूंगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ। तो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, विल मीट एट 9:45। चलो भाई सीधा बैठो। अब नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं। आईपैड बातें करना बंद कर। अब आईपैड कैवल्य यहाँ पे, तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन नहीं है, बट फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में ऐसे और बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग पढ़ोगे, बट एक्सेप्शनल केसेस बोल सकते हैं इनको। ठीक है, जैसा कि पहला एक्सेप्शनल केस है एसीटोन। एसीटोन सुना है तुम लोगों ने? CH3C डबल बॉन्ड CH3 बॉन्डेड विद CHCl3। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्लोरोफॉर्म बेहोश करने काम आते हैं, किडनैपिंग में काम आता है, पता होगा। हाँ, तो वही। ठीक है, अब यहाँ पे O के ऊपर डेल्टा माइनस, C के ऊपर डेल्टा प्लस, इतना पता है। अब देखो यहाँ पे OH बॉन्ड, हाँ पहले इस पूरे कंपाउंड में OH बॉन्ड है क्या? किधर भी नहीं है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनना से चाहिए क्या? नहीं, बट बनता है लास्ट बेंच यहाँ पे। अब होता कैसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये नहीं है, बट तीन क्लोरीन है। इवन क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तीनों क्लोरीन एक साथ इस बेचारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? बहुत ज्यादा। तो ये कार्बन किससे खींचना स्टार्ट करेगा? हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से एकदम जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा? एंड इतना प्लस चार्ज आता है कि ये क्या बना लेता है बाद में? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ज्यादा प्लस और बहुत ज्यादा माइनस लगता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा माइनस लाने का रीजन क्या रहता है? तो ये ठीक है, दिस कैरीज अ, सॉरी नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लिख दो। तो ऐसे ऑर्गेनिक में और भी एग्जाम्पल थे, वो बाद में देख लेना तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, हाँ फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो लिख दो। खुद से पहचानने में दिक्कत हो सकती है, अभी तक ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ा नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखो भाई, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल। फिनॉल को जब ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OOH लगता है, ठीक है, तो ये फिनॉल का एक एसिड बन गया। इसका नाम रहता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसाइलिक एसिड। सुना है क्या? किस में रहता है? हाँ, फेस वॉश में रहता है, बराबर। ओके, हमारे लिए स्किन केयर मतलब फेस वॉश हो गया। ठीक है, तो सैलिसाइलिक एसिड क्या बोल रहे हैं? उसमें कुछ तो बहुत ऐसे सस्ता, कुछ तो बोला। क्या बोला? ये क्या बोला तू? अरे बोल ना, मेरे को भी सुनना है, ऐसे बहुत लोगों को सुनना है। जैसे कि मैं स्किन केयर करता हूँ। अच्छा, जैसे कि देखा वही तो ना। हाँ, मतलब ऐसे तू फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर, फिर तुझे पता चल, जरूरत नहीं रहती आपने को, बट स्टिल। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, बाकी लड़कियों को तो पता होगा होपफुली।
ठीक है। तो हाँ, नहीं पता होगा तो फेस वॉश में रहता है पैर, ठीक है। उसके आगे का मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ऑयल डर्ट वो सब निकालने के लिए यूज़ होता है। आईपैड कुछ तो बता रही है, मतलब कैसे काम कर रहा लगता है। बता आईपैड क्या बोल रही है? नहीं कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। कुछ बताना होगा तो सबको बताया ऐसे, ठीक है, मतलब चांस मिलेगा तुझे ऐसे शेयर करने का तेरे थॉट्स। अब यहाँ पे O-H+, ये दिख रहा है तुम लोगों को। सैलिसिलिक एसिड में क्या रहता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब वैसे ही ये कंपाउंड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, सुना होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में COH ऐसे इजी लग रहा होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड दो आजू बाजू में, वहां पे आए पड़े के दोनों दोस्त। यहाँ पे देखो, अरे मुझे उनका नाम नहीं पता है ऐसे, मतलब इसलिए। तो यहाँ पे तो देखो, अरे तेरा तुझे थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, तेरे पीछे वाले दो बोल रहा हूँ। अरे तुम लोगों का नाम बताओ बे। क्या है? सान्विका, सान्विका। सर आपको सबके नाम तो पता है? पता है कि पता नहीं है? हाँ तो ठीक है ना, इतना क्या है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे शौक नहीं है। बता बे, तुम्हारा? नव्या। ओके, ट्राई करूंगा याद रखने का। देखो मैं सर सबके पूछो। नहीं नहीं, सबका आपका कुछ नाम वाम मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। देखो भाई, तो यहाँ पे O-H+ ऑक्जेलिक एसिड में भी ऐसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। लिख दो जल्दी, चलो। आईपैड मुंडी सीधा। तुझे ऐसे बार बार पीछे मुड़ने की जरूरत ही क्या? मतलब देख, बाकी लोग कोई मुड़ रहा है क्या? चलो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे खत्म। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, खुद से थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर नहीं दिया होगा गूगल करने का ना, मतलब क्योंकि अब अभी तुम लोगों को सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता ही नहीं है ना, तो गूगल करके देखो। मेजरली जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रख दिए है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो उसके बाद भी अगर कुछ रहेगा तो मतलब वही यार, OH रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फिर इंट्रामोलिकुलर के लिए अल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ बाजू में ग्रुप रहना चाहिए। बात खत्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। देखो भाई, डाइपोल मोमेंट इसमें टैबलेट, गुड क्वेश्चन। वो मैं उधर ही छोड़ के आ गया लगता है। ओके, बड़ी मेहनत है यार। चलो डाइपोल मोमेंट में लिखना स्टार्ट करो। Present in polar molecules. Point number 1. Dipole moment is present in polar molecules. Present in polar molecules. ठीक है। Point number 2. हाथ में लगाने का मेरी चीजों को, तो उसका लॉक कैसे हो गया? Higher the electronegativity difference, higher the electronegativity difference, higher is the dipole moment. Dipole moment is represented by dipole moment is represented
बाय दिस एरो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स, एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स more electronegative atom. Point number 5, in polyatomic molecules, in polyatomic molecules, dipole moment is vector addition of all the dipole moments. Net dipole moment लिखो, net dipole moment is vector addition of all the dipole moments, ठीक है, लिख दो। यहाँ पे सबको कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने आते हैं ना? मतलब SF4, ClF3, वो सबके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, तो डाइपोल मोमेंट निकालना बाद में पढ़ने वाले, पहले पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पोलर एंड नॉन पोलर पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। चलो अब HF, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? F, तो F अपने इलेक्ट्रॉन से खींच लेते हैं, तो F विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज, H विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज। इसे क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें चार्ज सेपरेशन रहता है, पोलराइजेशन रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एरो की पोजीशन समझ में आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए उसकी तरफ जा रहा है। ओके, अब वैसे ही CO, अच्छा CO अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, तो CO नहीं लेते, ठीक है। N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कुछ पोलैरिटी रहने वाली है क्या? नहीं रहने वाली है, बराबर है कि नहीं? क्यों नहीं रहेगी? दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो इसमें ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट CO2। अब देखो भाई, एग्जामिनर CO2 ऐसे लिख के देगा, तुम लोगों को उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ये लीनियर रहता है, लीनियर मतलब ये ऐसे दिखता है, समझ में आ रहा है? नाउ इट इज पॉलीएटॉमिक, मोर देन वन एटम इज देयर। अब ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग क्या करते हैं? देखो भाई, ये ऑक्सीजन इधर से कार्बन से खींचेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ऑक्सीजन इधर से खींचेगा, व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल ये दोनों 180 डिग्री पे है, दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे म्यू नेट कितना हो गया? 0। तो CO2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। इसमें चार्ज सेपरेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? उसी बदले वाटर H2O। अब H2O ये गलती से अगर तुम लोगों ने CO2 जैसा बना लिया तो ये 0 लिख के आ सकते हो। बढ़िया, ऐसा है क्या? दिखता है क्या ऐसा? नहीं। वाटर कैसे दिखता है? बेंट, बराबर। ओके, एरो किसकी तरफ पॉइंट करे? ऑक्सीजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाते हैं ना बे, समझ में आ रहा है? O- H+, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका नेट डाइपोल कौन से डायरेक्शन में रहेगा? ऐसे ऊपर वाले डायरेक्शन में रहेगा। तो इट इज पोलर या नॉन पोलर? ये पोलर है कि नॉन पोलर है? ना, इसमें वेक्टर एडिशन कैंसिल होने वाली है क्या? नहीं। तो इट इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर। ये सबको समझ में आ रहा है? नीचे लिखते जाना, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। दिस वन वाज नॉन पोलर, दिस वन वाज पोलर, नॉन पोलर, पोलर। BF3 याद है किसी को? इसका स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है इसकी? sp2 में शेप क्या रहता है? ट्राइगोनल प्लेनार। ये सबको बायार्ट हो गया क्या? सबके सब पक्का ना? ओके, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो BF3, उसके और एग्जांपल लेने की जरूरत होगी तो बता देना। अब यहाँ पे एरो किसकी तरफ पॉइंट करे? F की तरफ, ओके, ठीक है। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, ओके। तो म्यू नेट इज 0, ठीक है, इट इज नॉन पोलर। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना मुझे? ओके। ClF3,
चलो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बताओ। sp3d वेरी नाइस एंड शेप ओके वो ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। बेंटी क्या रहता है बेंटी ठीक है। यहाँ पे दो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। लेट अस से कि ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन हो गए कैंसिल, चलेगा क्या? अज्यूम कर लेते हैं, वैसे कैंसिल होने नहीं चाहिए क्योंकि वो बेंट है, बट 180 पे से सीधे पकड़ लेते हैं और कैंसिल आउट हो गए। बट फ्लोरीन तो जीत जाएगा ना भाई। हाँ अगेन एरोस की पोजीशन देखो भाई, एरो नेगेटिव की चार्ज की तरफ जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज लोन पेयर पे रहता है, तो एरो किसके डायरेक्शन में जाएगा? लोन पेयर के डायरेक्शन में जाएगा। ये समझ में आ रहा है एरो की डायरेक्शन? ओके, बट विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर या फ्लोरीन? ऑब्वियसली फ्लोरीन। लोन पेयर में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव नाम की चीज रहती नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल डाइपोल किस डायरेक्शन में जाएगा? फ्लोरीन के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, पोलर, ठीक है। हाँ म्यू डाइपोल मोमेंट दिखाने के लिए यूज होता है, वो बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो पता नहीं रहेगा। ओके SF4 नहीं XCF4, चलो XCF4 का हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालो। sp3d2 वेरी नाइस। एंड फिर उसका इसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल शेप, क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनार, वेरी नाइस। देखो भाई XCF4 ऐसा दिखेगा। एग्जाम में तुम लोगों को ये थोड़ा पहले बनाना पड़ेगा, मतलब तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ रहे रहेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो डायग्राम बनाना, ठीक है। अब देखो भाई ये साइड वाला फ्लोरीन इस साइड वाले फ्लोरीन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट करेगा, ये लोन पेयर नीचे वाली ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। म्यू नेट इज 0, समझ में आ रही है? अपोजिट साइड वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, पक्का ना? ओके, तो पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। SF4 करो सॉल्व इसको, SF4 वेरी नाइस। सीसॉ पोलर या नॉन पोलर? SF4 क्या आ रहा है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर आ रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। ये देखो SF4 ऐसे कुछ दिखता है, S विथ 1 लोन पेयर एंड 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर एक इन दोनों को लोन पेयर बैलेंस नहीं कर पा रही है, म्यू नेट यहां से जाएगा, ऊपर और नीचे वाले को ये बैलेंस हो जाएगा, बट म्यू नेट यहाँ पे है विच इज नॉट इक्वल टू 0, समझ पा रहे हो? XCF2 करो सॉल्व। XCF2 लीनियर आ रहा है, वेरी नाइस। XCF2 में 2 बॉन्ड पेयर्स 3 लोन पेयर, ये कैसे निकाल रहे हो पता है ना? ओके, तो XCF2 2 bond pairs on axial position, 3 lone pairs on equatorial position। ये है हमारा XCF2 जो कि लीनियर है। पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। SO2 SO3 SO2 SO3 CH4, ठीक है। मैं इनका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तुम लोग पोलर नॉन पोलर बता देना। SO2 SO3 एंड CH4। बताओ SO2 पोलर, देख पा रहे हो? ये देखो भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों ऑक्सीजन खींचेंगे, ये वाटर जैसा है, ये दोनों ऑक्सीजन खींचेंगे और ये लोन पेयर ऊपर से खींचेगी, बट लोन पेयर इन दोनों को बैलेंस कर पाएगी क्या? नहीं, तो पोलर है, ठीक है। बट यहाँ पे ये तीनों ऑक्सीजन की वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगी? 0, तो नॉन पोलर। CH4 CH4
पोलर या नॉन पोलर, व्हाट डू यू थिंक? CH4 ओके देखो बे, दो बंद करके दो, कोई तो दो। तूने उसका पेन उधार लिया है कि उसने तेरा पेन उधार लिया है? उसने लिया है, मैंने लिया। तूने लिया है, गरीब। देखो बे, ये ऐसा है, वो दिखते वक्त लगेगा कि 3-3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये ऐसे क्या बोलते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बे। तो इन तीनों का भी मतलब वेक्टर एडिशन इस सेंटर में आएगा, जो कि बाद में इस अकेले ऊपर वाले को बैलेंस कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो टेट्राहेड्रल में ये कंपाउंड जो है वो क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है, ठीक है ओके। तो टेट्राहेड्रल में दिक्कत आ सकती है, तो याद रखना ये जो है वो नॉन पोलर है। यहाँ पे ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। नॉन पोलर म्यू नेट इज 0। इसके बाकी एग्जांपल अगर कुछ आ गए तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे, मतलब मेजरली तो मतलब अच्छे वाले एग्जांपल मैंने ले ही लिया है, ठीक है। कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछना। हाँ तो नॉन पोलर ही बोलेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयड हो जाने के बाद भी थोड़ा बहुत बैलेंस्ड हो ही जाएगा। हाँ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये पोलर है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मतलब अभी तक 4-5 बार हो गया है, वापस आते ही रहेगा। क्वेश्चन इज which one has higher dipole moment, ठीक है। NH3 और NF3 करो सॉल्व। NH3 और NF3 बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और आते ही रहेगा। हो गया सॉल्व? स्ट्रक्चर बनाना इनके है, स्ट्रक्चर बनाओ, डाइपोल के सिंबल्स बनाओ, एरोस बनाओ एंड फिर बताओ। हो गया? आ रहा है क्या आंसर? चलो बताओ, हैंड रेस करेंगे। हो गया स्ट्रक्चर करके ड्रॉ? पूछो। NH3 के साथ जो है वो हैंड रेस करो, जिनको लग रहा है NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट। NF3 के साथ वाले हैंड रेस करो। बाकी लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं है। दोनों का 0 ही होगा। क्यों है? ओके NF3 वाले वापस एक बार सो ये सोचा है क्या सबने? और टाइम चाहिए? नहीं चाहिए, आ रही नहीं। ओके ठीक है, NF3 के साथ वाले हैंड रेस करो, अच्छे से हैंड रेस करो, मुझे समझने दो। NF3 एंड तूने हाथ ऊपर किया कि नहीं किया? नहीं किया। ओके NF3 वाले और कोई? ओके चलो NH3 वाले हैंड रेस करो। ओके चलो NH3 वाले ज्यादा लगे मुझे थोड़े से। NF3 वाले पहले एक्सप्लेन करो, NF3 क्यों है? तो कुछ तो बस, हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। ओके वेरी नाइस गुड। एंड NH3 वाले? हाँ इधर किधर पर कुछ भी। टोटल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का ज्यादा होगा। नाइस, सही बोला उसने, बहुत अच्छा आंसर दिया। देखो भाई, अब तू NH3 वाला था कि NF3 वाला था? NH3 ना, हाँ तो करेक्ट है तेरा आंसर। देखो भाई ध्यान दो, बिटवीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बराबर। एंड लोन पेयर भी हमेशा ऐसे ही ऊपर जाती है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन ऐड होगी, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यहाँ पे फ्लोरीन नीचे से खींच रहा है, बट नाइट्रोजन की लोन पेयर तो ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रही है ना बे। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। तो यहाँ पे दोनों के वेक्टर एडिशन एड अप होंगे या कैंसिल आउट होंगे? तो पूरे कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट कैंसिल आउट होके उसकी वेक्टर एडिशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? NH3, ठीक है लिख दो।
इसलिए एरोस बनाने बोले थे। बोलो क्या क्या नाइट्रोजन लोन पेयर को क्या? हाँ देखो, एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे वहाँ पे। अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा एंड वो खींच के किसके पास देगा? ऊपर लोन पेयर को देगा, वैसे इसलिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। अब जरा वापस ऑर्गेनिक में घुसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक पढ़ाने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है अभी के लिए, बट ये क्वेश्चन तुम लोगों को पीवाई क्विज में दिखेंगे, इसलिए बता के रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक में दो टाइप के आइसोमेरिज्म रहते हैं, दो नहीं मतलब बहुत है, अभी हम लोग ये दो स्पेसिफिकली देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड के बाजू में एक में रहते हैं सेम ग्रुप्स एंड दूसरे में डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे रहते हैं सेम ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, it is called as cis isomer, and when different same groups are present on opposite side of double bond, it is called as trans isomer. ये समझ में आ रहा है? cis and trans, ठीक है। अब यहाँ पे ये cis trans में which one is polar, which one is non polar? polar कौन है? cis और trans दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओके। देखो बे, cis में, हाँ पहली बात एरो गलत बनाया। Which one is more electronegative? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम? डबल बॉन्डेड, याद है क्या? तो डबल बॉन्ड की तरफ ऐसे एरो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तुम लोग क्या चालू है तुम लोगों का? सानवी का, ओके, नहीं, हाँ तुम्हारा नाम ही सानवी का है ना? नहीं, सानवी का तुम हो, उसका नाम क्या है? नहीं सानिका नहीं, सानिका की पीछे वाली ज्यादा हंस रही है। हाँ जिया, ओके, जान निकाल दूंगा मैं तेरी, इधर देख हाथ में 32 तोड़ दूंगा। अब यहाँ पे देखो बे, और दूसरा यहाँ पे इधर क्या हो रहा है? ये इधर से देगा तो ये इधर से, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट ग्रुप से है ना बे। तू उठ, इधर आ, जल्दी उठ, नहीं उठ, एक बेंच पीछे जा, उठ यहाँ पे, तेरी जगह आज से यहाँ पे। वो देखो कितना खुश होगा कि यस, जल्दी आ, जल्दी उठ उठ उठ, नहीं आईपैड उठ जल्दी, आईपैड जल्दी जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी जल्दी उठ, कम है बस एकदम, यस जल्दी। अब तो यहाँ पे कैंसिल आउट कहाँ पे होगा? ट्रांस में होगा। तो यहाँ पे म्यू नेट इज नॉन जीरो, यहाँ पर म्यू नेट इज जीरो। याद रखना, सिस एंड ट्रांस में सिस आइसोमर इज क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूँ मैं भी, इज पोलर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग यूज करना, ठीक है। ये पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर दिख रहा है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सीधा बैठेगी अभी तो ये नॉन पोलर है। अब उसी बदले ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें होगा, Cl 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 Cl, ये समझ में आ रहा है? अब यहां पे वेक्टर एडिशन तुम लोगों को मुझसे अच्छी ही करने आती रहेगी, ठीक है। इसका एक म्यू है, लेट अस कॉल इट म्यू1, इसका एक म्यू है, लेट अस कॉल इट म्यू1। दोनों म्यू1 है, क्यूब है, दोनों क्लोरीन ही है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर ब्रोमीन रहता तो म्यू2 लिखना पड़ता, अभी के लिए दोनों म्यू1 है। एंड इसका एक म्यू1 है एंड इसका भी एक म्यू1 है। म्यू नेट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 कॉस, जो भी बता नहीं, एक सवाल दूंगा, जो भी है क्या है वही तो निकाल रहा है। कॉस 60 दिख रहा है, 60 हेक्सागोन का 6 पार्ट 1/6 पार्ट, तो कॉस 60, ठीक है। एंड यहां पर 120 बराबर, ओके। यहां पे जाएगा म्यू नेट
जो कि बनेगा अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 ही लिख रहा हूँ मैं भी cos 120, ठीक है। देखो ये मैंने μ2 लिखा नहीं है बट किधर भी, बिकॉज μ1 μ2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। देखो किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? हाँ किसकी? थर्ड वाले की। क्यूब है, cos 60 प्लस में आता है, cos 120 माइनस में आएगा। क्या आता है मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो प्लस माइनस इतना याद है थोड़ा सा। देखो हाँ तो ठीक है, तो सबको पढ़ना है। देखो पे ध्यान दो, अब हेडिंग लिखेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट म्यू, ठीक है। अब ये देखो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एंड इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखा है वो सब कुछ एडवांस वाला ही पार्ट है, ठीक है, जो कि मेंस लेवल पे कभी काम नहीं आता। हाँ बाय द वे सॉरी, एक मिस्टेक कर दी मैंने। पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था तो मैंने पेपर चेक नहीं किए थे, बट हाँ अभी रिसेंट में देखे क्वेश्चन मैंने पिछले 2 साल से न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मेंस का ही पार्ट है अभी ये। देखो भाई म्यू का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, वेर क्यू इज व्हाट? डी डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। रुद्र नाम है इसका, तेरा है, इसका नाम क्या है? हाँ रितेश। क्रॉसवर्ड बाद में खेलेंगे, ओके। अब तो चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब पहली बात तो इनके यूनिट्स देख लेते हैं, ध्यान दो यूनिट्स। पहले हम लोग देख रहे हैं एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्स, वेरी नाइस। चार्ज का एसआई यूनिट रहता है कूलम्स। बात तो क्या चालू है अब। एंड डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, आईपैड सीधा बैठ, ओके। चार्ज बस रहे। अब यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्स एंड डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर्स, ठीक है। सीजीएस में चार्ज का सीजीएस यूनिट नहीं पता है, ओके। ईएसयू, हाँ ये कैपिटल लिखना नहीं तो सेंटीमीटर दिखेगा, कूलम मीटर है वो, कूलम मीटर, ठीक है, ओके। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बाद में देखेंगे। एंड एक कॉमन यूनिट है जैसे पैस्कल, पैस्कल क्या रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उनको कंबाइन कर लेता है। वैसे कॉमन यूनिट हम लोग बोलते हैं डी, डी इज डिबाई, साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन पास्कल डिबाई, ठीक है। डिबाई डिबाई डीई बाई डीवाई डिबाई, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, ध्यान दो। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। पहली बात ईएसयू, ठीक है। ईएसयू एक छोटा यूनिट है, तो 1 कूलम 4V एंड सनी का 1 कूलम इज 3 into 10⁹ ESU। एक गप्पे कह रहे तो अब ओके, तो ये पहले याद रखना, कूलम एंड ईएसयू का यूनिट कन्वर्जन 3 into 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलम। ESU एक छोटा यूनिट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब उसके बाद मीटर सेंटीमीटर तो सबको पता होगा ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो पता ही होगा। एंड हाँ, एंड डिबाई
ठीक है, 1 डिबाई इज 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, 10⁻−18 ना, सॉरी 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। ये डिबाई का यूनिट कन्वर्जन हो गया फॉर CGS यूनिट। अब इसे जरा कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट्स में, ठीक है। चलो भाई, ESU को कूलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10⁻−18 इंटू ESU को कूलम्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 ESU इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? वेरी नाइस, 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम्स। ये समझ में आ रहा है? 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻9 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻² मीटर्स। समझे? पक्का? ओके, तो ये बन गया 1/3 इंटू 10⁻−18 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में भी बोल रहा हूं, कूलम मीटर, ठीक है। 10 की पावर क्या बन रही है? -29 एंड 1/3 क्या रहता है? 0.333 इंटू 10⁻−29 कूलम मीटर। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, कूलम्स मीटर। कूलम मीटर अच्छे से लिखना, सेंटीमीटर नहीं दिखना चाहिए। एंड हाँ, ये याद रखना कि ये कूलम मीटर है। इनके क्वेश्चन में बहुत से बार ना टाइप करने वाले गलती से सेंटीमीटर के मतलब सी को स्मॉल रख देता है, तो वो सेंटीमीटर ही दिखता है, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स में, बुक्स में रहती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो कूलम मीटर रहता है। ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ओके, इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, लिख दो ये पहले। फॉर HCl मॉलिक्यूल डायरेक्ट मोमेंट नहीं, डाइपोल मोमेंट इज 1.03 डिबाई एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। फाइंड its ionic character. Find its percentage ionic character. पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ाया था वो फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर से था, वो अलग 1.6 इंटू डेल्टा नहीं 16, हाँ 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉइंट समथिंग डेल्टा एक्स, वो जो फॉर्मूला था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से था। ये अभी डायपोल मोमेंट के ऊपर से, वो तो रटना ही था, उसमें कुछ मतलब ये था ही नहीं, मतलब क्या बोलते कंसेप्चुअली कुछ था ही नहीं। इसमें अपने को थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, कैसे निकाले परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अरे कुछ तो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पहले रीड करो, फिर कुछ तो आइडिया दो मुझे क्या कर सकते हैं। ओके चलो मैं पहली हिंट देता हूं, एकदम कॉमन सेंस। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल म्यू अपॉन थ्योरेटिकल म्यू इंटू 100। प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? अबे पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल हमेशा एग्जाम में दी हुई रहती है। व्हाट इज म्यू प्रैक्टिकल? 1.03 है म्यू प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल क्या है? नहीं, वो ढूंढना है। ये समझ में आ रहा है क्या? तुम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल देके रखा है, तुम लोगों को क्या ढूंढना है? थ्योरेटिकल ढूंढना है। अब थियोरी में अगर कोई आयनिक कंपाउंड, हाँ अभी देखो भाई, थ्योरेटिकल कंपाउंड जो रहता है ना उसमें हम लोग 100% मानते हैं सब चीजें। थ्योरेटिकल यील्ड जो रहती है ना वो 100% रहती थी। वैसे यहाँ पे हम लोग 100% आयनिक कंपाउंड के लिए म्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 100% आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा लिया है भाई?
HCl। अब अगर HCl 100% आयनिक रहता तो H प्लस Cl माइनस रहता, 100% आयनिक। समझ पा रहे हो? एंड बॉन्ड लेंथ कितनी रहती जो दी है वो। इधर तक शुरुआत समझी? ओके। अब 100% आयनिक अगर HCl रहता तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को? एक दिया। एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब Q कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का हुआ। ये समझा क्या? तो HCl में Q कितना डेवलप होता? एक इलेक्ट्रॉन का। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये इतना Q रहता HCl में, रहना चाहिए। ये समझ पा रहे हो? इतने Q के लिए तुम लोगों को म्यू थियोरिटिकल कितना मिलता? ये प्रैक्टिकल नहीं है, सॉरी ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थियोरिटिकल है। HCl ऐसा रहता है क्या? HCl में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रहता है। हम लोगों ने पूरा प्लस पूरा माइनस अज्यूम किया है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? अब म्यू थियोरिटिकल Q इंटू डी। Q कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इंटू डिस्टेंस कितना है? बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.275 इंटू, वेरी नाइस, 10⁻⁻10 मीटर। समझे क्या? पक्का? ओके। ये हो गया म्यू थ्योरेटिकल। म्यू प्रैक्टिकल निकालते हैं। म्यू प्रैक्टिकल कितना दिया है? म्यू प्रैक्टिकल कितना दिया है? 1.03 डी बाय विच इज 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। यूनिट कन्वर्जन लिखा के दिया था मैंने। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट करना है, तो प्रैक्टिकल आया 3.33, 1.03 को 1 अज्यूम कर लो, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर अपॉन 16 का टेबल आते हैं सबको? ओके, तो देखो भाई 1.275 1.6, ठीक है। 16 5 जा 80, 16 7 जा 16 7 जा बता भाई, रुको आईपैड में कैलकुलेटर अभी रिसेंट में आया था। हाँ ए बता बे 16 7 जा। ए बाकी लोग 16 7 जा 112 112 प्लस 8 120 1.6 2 जा, सॉरी 16 2 जा 32 प्लस 12 44 16 1 जा हो गया, ठीक है। तो 2.04, तो ये 2.04 को भी क्या ले सकते हैं? इंटू 10⁻² -29, वेरी नाइस, ठीक है। कूलम मीटर, ये यूनिट कैंसिल आउट हो गया बिकॉज परसेंटेज है ना भाई, परसेंटेज में थोड़ी ना यूनिट रहता है, रेशियो है, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻29 ऊपर गया प्लस 29 बना, तो 10⁻⁻10 बचा, -10 नहीं सॉरी -1 बचा इंटू 10⁻², तो ये कितना बना? 16.7%। ये कैसे निकाला समझा? ये अजम्पशन समझा? ये तो लिखना कि अज्यूमिंग HCl इज अ 100% आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लिखो चलो। अब देखो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18 की जरूरत नहीं पड़ती, 18 को छोड़ देते हैं। चलो अब तुम लोगों को ये सारे एलिमेंट्स पता होंगे, वो लिख के नहीं दूंगा तो चलेगा। इनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बताओ। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 1, 2 में 2, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान दो बे, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज क्या आएगा? -1। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो चार्ज क्या आएगा? +1, ठीक है। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग विथ कार्बन नहीं बोरॉन फैमिली। चलो पहले हम लोग एग्जाम्पल ले रहे बोरॉन फैमिली का। नाउ इन केस ऑफ बोरॉन फैमिली BF3, पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों को लिख के देते हैं एंड देन दे विल आस्क व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन अंडरलाइंड एटम। समझा? अब
इसमें तुम लोगों को बोरॉन के नजदीक वाले, बोरॉन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करना है, टोटल नहीं है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन वैसा नहीं, सिर्फ बोरॉन के। तो देखो ये बॉन्ड में ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा तो फ्लोरीन का है ना, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? रहने भी कितने चाहिए? व्हाट इज द चार्ज? 0। 3 है, 3 रहने भी चाहिए, तो एक ऐड भी नहीं किया है, एक रिमूव भी नहीं किया है, चार्ज क्या हो गया? वापस दूसरा एग्जांपल देखो, BH4, ठीक है, बोरॉन का चार्ज। अब बोरॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हूं, बोरॉन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी बोरॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 रहने चाहिए, 4 है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बनेगा? समझा? ये इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ रहे, चलेगा ना? वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये मेथड ज्यादा इजी है, ठीक है। अब BH2 फॉर्मल चार्ज बताओ बे, +1 दिख रहा है सबको? पक्का ना? ठीक है, चलो। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाँ, मार्क्स के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। आईपैड तो नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे बैठने वाली है, इधर जो बैठती है उसको उधर भेज देना, ठीक है।